साहब, बीते 10 दिनों से अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही कार खड़ी थी, i20 कार, जिसका इस्तेमाल धमाके में किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल की कार के बराबर इस कार को पार्क किया गया था। 29 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक ये कार यूनिवर्सिटी में ही पार्क थी। 10 नवंबर को घबराए डॉक्टर उमर ने कार को यहां से निकाला। कार को पहले वो कनॉट प्लेस ले गया, फिर मयूर विहार ले गया, फिर चांदनी चौक मस्जिद पार्किंग में कार को पार्क किया। हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोजिव का भी इस्तेमाल हुआ है, ऐसा खुलासा हुआ है। मॉड्यूल का हैंडलर विदेशी हो सकता है। तो लाल किले पर इस वक्त हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा मौजूद हैं ब्लास्ट स्पॉट पर, और साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में अभिषेक राज हमारे संवाददाता मौजूद हैं, और आप दोनों का ही रुख कर लेंगे। अभिषेक, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, अल फलाह में कल जिस तरह दिन भर छानबीन हुई और जो बड़े खुलासे हुए वो और ज्यादा शॉकिंग है कि ये i20 10 दिन तक यूनिवर्सिटी में खड़ी रही, ना किसी ने छानबीन की, ना कोई पूछताछ हुआ, एक्सप्लोजिव पहले से उसमें था या बाद में लाकर रखा गया। इन तमाम पहलुओं को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। देखिए, बिल्कुल अल फलाह यूनिवर्सिटी में कल देर रात तक जो पूछताछ है, जो जांच है, वो चली है, और अब जो नई बात निकल के सामने आ रही है, जो नया खुलासा हुआ है, वो ये पता चला है कि 10 दिनों तक जो कार है i20 वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैंपस है वहां पर हॉस्टल के नीचे पार्क थी, जहां मुजम्मिल की कार पार्क थी, उसके ठीक बगल में वो कार 10 दिनों तक पार्क थी। और उसके बाद 10 तारीख को, यानी कि जिस दिन ये ब्लास्ट होता है, उस दिन जो ये गाड़ी है वो सुबह यहां से निकलती है, और उसके बाद वो पहले सीपी पहुंचती है, दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचती है, मयूर विहार जाती है, और उसके बाद वो लाल किले की पार्किंग में जाकर रुक जाती है। अब 10 दिनों तक इस कार के अंदर क्या हो रहा था, ये जांच का विषय है, एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको तो अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 500 से 700 मीटर की दूरी पे ही वो घर है जहां से बड़ी संख्या में जो कि एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो फरीदाबाद पुलिस और जेएनके पुलिस जो है उसने जब्त किया था। इसके अलावा मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी बातें जो हैं वो इस पूरे मामले में साफ हो रही हैं। उमर यहां से जब भागा था उस वक्त i20 कार का इस्तेमाल कर रहा था, और ये पता चला है कि जब यहां 10 दिनों तक ये गाड़ी पार्क थी, उस वक्त कई बार जो है वो आकर वो देख भी रहा था अपनी गाड़ी को। लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी एजेंसियां ढूंढ रही हैं कि आखिर इनका मकसद क्या था, आखिर इनकी साजिश क्या थी, ये आखिर क्या चाहते थे। इस पूरे मामले में कल भी जो फरीदाबाद पुलिस है और एसटीएफ हरियाणा की है वो जब जांच कर रही थी तो 6 लोगों को अब इस पूरे मामले में डिटेन किया गया है। ये नए 6 लोग हैं जो कि मुजम्मिल और शाहीन के करीबी बताए जा रहे थे। ये भी पता चला है कि ये 6 लोग लगातार मुजम्मिल के संपर्क में थे। ऐसे में इनकी संलिप्तता के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो करते हुए जो हरियाणा पुलिस है वो नजर आएगी। और इनकी क्या मंशा थी ये तो साफ है अभिषेक की कोई इन लोगों के इरादे नापाक ही थे, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, ऐसा लग रहा है मानो कि इन आतंकियों का सेफ हेवन हो गया है। यहाँ जिस तरीके से ये लोग पनप रहे थे, गाड़ियां पार्क थी, एक्सप्लोजिव लाया जा रहा था, यहाँ पर लॉकर में से हथियार मिलने की बात सामने आ रही है, लोगों को डिटेन किया जा रहा है बड़े आसानी से, बिना किसी शक व गुंजाइश के। ये लोग यहाँ पर अपना ये जो कारोबार है इसको फुला रहे थे, और इसीलिए इतना ज्यादा जो है यहाँ पर इन लोगों को मदद मिल पाई। तो निश्चित तौर पर जो ये नेटवर्क है और बड़ा हो सकता है, कई और लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये 1, 2, 3, 4 लोगों के बस की बात नहीं है। जिस तरीके से ये यूनिवर्सिटी के अंदर गाड़ी को पार्क करके उसमें एक्सप्लोजिव लेकर और फिर निकला है, और यहां से महज 700 मीटर की दूरी पे जो घर है जहां से मुजम्मिल जो बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में एक्सप्लोजिव वहां पर इकट्ठा करके रखा हुआ था, ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जिसको 1-2 लोग अंजाम दे पाए। कई लोग इसके पीछे हो सकते हैं। यही कारण है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका रडार कई राज्यों तक फैल रहा है, और कई लोगों को अभी डिटेन किया गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर से भी 6 लोगों को अभी डिटेन किया गया है, और लगातार जो जांच है, जो पूछताछ की जा रही है इन लोगों से, आगे की जांच में क्या खुलासे होंगे। अभिषेक, मैं आपसे अपडेट्स लेती रहूंगी। फिलहाल लाल किले का रुख कर लेते हैं। अनुज हमारे साथ ब्लास्ट स्पॉट से मौजूद हैं। अनुज, जिस जगह ब्लास्ट हुआ, हालांकि अब पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, लाल किले को बंद कर दिया गया है, एनआईए जो है वो जोर शोर से जांच कर रही है, लेकिन एक बात जो अब तक साफ नहीं हुई कि क्या ये प्लान्ड ब्लास्ट था या जिस तरह की अटकलें या फिर
फिर बातें एनआईए कह रही है कि चलती कार में हुआ। जिस स्पॉट पर आप मौजूद हैं, क्या लगता है कि कोई प्लान करके साजिशन यहां पे ब्लास्ट को अंजाम देंगे या फिर एक पैनिक मोड में यहां पर ये ब्लास्ट हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है? जी देखिए, जहां तक बात किया जाए कि ये ब्लास्ट जो है वो हड़बड़ी में हुआ या एक साजिश के तहत हुआ, ये निश्चित तौर पर इस बात की जांच की जा रही है। लेकिन इतना जरूर था कि इन्हें कहीं न कहीं इस ब्लास्ट को अंजाम देना था। जाहिर तौर पर इसी वजह से गाड़ी को जिस तरीके से चुना गया, उसके बाद विस्फोटक को फरीदाबाद में जिस तरीके से इकट्ठा किया गया और भारी मात्रा में विस्फोटक इकट्ठा किया गया, जांच एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या इनके टारगेट पर सिर्फ लाल किला था या कई और इलाके थे, कई और जगहें थी, और इसी वजह से इस जांच का दायरा जो है वो धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। एनआईए ने कल केस को टेक ओवर किया है और एनआईए की टीम जो है वो मौके पर आज भी पहुंची है, अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पहुंची है। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले के तार जिस तरीके से कहीं न कहीं सीमा पार से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि इसमें सीमा पार से क्या साजिश रची गई, क्या इनको मोहरा बनाया गया, ये इन तमाम चीजों को लेकर जांच की जा रही है। इसी वजह से एनआईए की टीम न सिर्फ ब्लास्ट स्पॉट की बात की जाए, बल्कि एनआईए की टीम जो है वो कश्मीर में भी जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उनसे भी एनआईए की टीम जो है वो पूछताछ करेगी, सबको आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी ताकि इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ी जा सके। जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी जो है वो कहीं न कहीं फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा और उसके बाद जम्मू कश्मीर तक ये पहुंचा, ऐसे में निश्चित तौर पर इसमें संदेह करना बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इस पूरे प्लान को किस तरीके से काफी समय से रचा गया, साजिश रची गई और इसे फिर अंजाम देने की कवायद की गई। हालांकि सही कह रहे हैं अनुज, काफी टाइम से साजिश रची जा रही थी और काफी बड़े प्लान को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। वो तो गनीमत हो कि वक्त रहते इन लोगों के पहले ही जो मंसूबे हैं उनको नापाक कर दिया गया था, एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो बरामद कर लिए गए थे, कई साथियों को हिरासत में ले लिया गया था। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ, अनुज अभिषेक, आगे भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन फिलहाल इस बीच दर्शकों के लिए बड़ी जानकारी, दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर। सहारनपुर में 3 संदिग्धों से भी पूछताछ हो रही है। यूपी एटीएस अभी इन संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। तीनों डॉक्टर अदील के करीबी बताए जा रहे हैं। एटीएस ने तीनों को हिरासत में लिया, एक को देवबंद और 2 को सहारनपुर से हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर, 3 और डॉक्टर जो अदील के करीबी बताए जा रहे हैं हिरासत में लिए गए हैं, एक देवबंद से, 2 सहारनपुर से। देखिए सहारनपुर तक भी इनका रैकेट जो है वो पहुंचा हुआ था, जहां से पहले गिरफ्तारियां हुई, और अब इस पूरे मामले में कई और लोगों तक जांच का दायरा पहुंचता जा रहा है और इनसे अब पूछताछ की जा रही है। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी जो बड़ी खबर है, आपको बता दें यूपी के कई शहरों में एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। महिलाओं की जानकारी भी अब इकट्ठा की जा रही है। एनआईए द्वारा उन तमाम महिलाओं की जानकारी इकट्ठा की जा रही है जो शाहीन के संपर्क में थी, और ये तमाम महिलाएं किस मकसद से शाहीन से जुड़ी हुई थी और कितने वक्त से जुड़े हुए थे, क्या इनके मंसूबे थे, क्या कुछ आगे की प्लानिंग थी, इन पहलुओं पर एनआईए अब पूछताछ में लग गई है। लखनऊ से लेकर कानपुर और सहारनपुर तक में यूपी एटीएस अब जोरदार एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि शाहीन जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग जमातुल मोमिनात की हेड थी और उससे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने शाहीन को कुछ महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए कहा था। ऐसे में एटीएस शाहीन के साथ काम करने वाली महिला डॉक्टर्स की भी पड़ताल कर रही है। शाहीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, शाहीन के पिता, शाहीन के भाई से जो जानकारी ली गई उसके आधार पर कुछ महिला डॉक्टर्स के बारे में पता भी चला है। पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। तो देखिए जिस तरीके से अब एक एक कर ये पूरा जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। अभिषेक, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये एक फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा हुआ था जिससे सुनकर हम हैरान थे, लेकिन उससे भी बड़ी शॉकिंग बात है ये डॉक्टर मॉड्यूल 1, 2, 3 नहीं, अब तो ये नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है। एक जाल सा फैला हुआ था। अब न सिर्फ शाहीन शहीद के महिला डॉक्टर्स जो उसके संपर्क में थे, बल्कि 3 और डॉक्टर्स भी जो देवबंद और सहारनपुर से गिरफ्तार हुए। क्या ये कंफर्म हो गया ये सभी डॉक्टर थे, ये आपस में मिले हुए थे, ये सब किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगे हुए थे?
देखिए, बिल्कुल एक बाकायदा टेलीग्राम चैनल बना था। टेलीग्राम चैनल पे सारे लोग कनेक्टेड थे। वहां पर कुछ जो लिटरेचर्स थे वो भी शेयर किए जाते थे। इन लोगों की आपस में बातचीत होती थी और आप समझिए कि अगर ये बात नहीं खुलती तो कितनी बड़ी साजिश को ये अंजाम देने में शायद सफल हो पाते। ये बात तब खुली जब जम्मू कश्मीर पुलिस सहारनपुर पहुंचती है और सहारनपुर से आदिल जो है उसको गिरफ्तार करती है एक प्राइवेट कॉलेज से। आप समझिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए गए थे उसकी जांच के सिलसिले में जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो यूपी पहुंची थी और उसके बाद लोकल पुलिस की सहायता से आदिल को गिरफ्तार किया था। उसके बाद जब आदिल ने बताया कि मुजम्मिल जो है वो फरीदाबाद में रहता है और इतनी बड़ी संख्या में एक्सप्लोजिव जो है वो उसके पास है, उसके बाद फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उसको अरेस्ट किया गया और यहां से महज 500 से 700 मीटर की दूरी पे एक कमरा बाकायदा उसने किराए पर रखा था। उस कमरे के अंदर बड़ी संख्या में जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो उसने छिपा के रखा था। तो आप समझिए कितनी बड़ी एक षड्यंत्र ये लोग प्लान कर रहे थे और इसमें 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि कई और किरदार हैं जिनका बेपर्दा होना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि एनआईए हो, एनएसजी हो या फिर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो वो अपने अपने तरीके से अभी जांच कर रहे हैं और एक बार जब फाइनल जो इनका इनपुट आएगा उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर इन सभी लोगों की मंशा क्या थी और ये प्लान क्या कर रहे थे। लेकिन अब तक जो चीजें स्पष्ट हुई है कि देश के दिल यानी कि दिल्ली के आसपास इतने बड़े नापाक मंसूबों को अंजाम दिया जा रहा था, आतंक का ये इतना बड़ा कुनबा फल फूल रहा था। बहरहाल अब एक एक कर ये बड़े खुलासे जरूर हो रहे हैं लेकिन एक ब्लास्ट से दिल्ली दहल उठी और इसमें 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके लिए इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अनुज का भी रुख कर लेती हूँ। अनुज, जो I-20 फरीदाबाद से होते हुए बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर करती है उसके रूट पर अगर हम नजर डालें तो ये पहले सीपी जाती है, कनॉट प्लेस, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड यानी कि ऐसा एरिया है जहां पर रोजाना दिल्ली की सबसे ज्यादा जनता आती जाती रहती है। फिर ये शख्स मयूर विहार जाता है, फिर उसके बाद ये चांदनी चौक पार्किंग आता है। क्या ये माना जाए कि इन जगहों की भी रैकिंग कर रहा था और साजिश ये भी हो सकती है कि दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देना था, उसके लिए अलग अलग जगहों पर भी जाकर इन लोगों ने देखा होगा? जी देखिए, जहां तक I-20 कार के रूट की बात करें तो सुबह आज 8:13 पे ये कार जो है बदरपुर टोल पर देखी जाती है। यानी सुबह के वक्त ही ये जो डॉक्टर उमर है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में एंटर किया है। बदरपुर टोल से वो 8:13 पे गुजरा। उसके बाद वो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया आया। 8:20 का ये समय था। उसके बाद वो कहीं ना कहीं नई दिल्ली के इलाके में आया, कनॉट प्लेस, मयूर विहार के इलाके में पहुंचा और उसके बाद वो लाल किले के पास, सुनहरी मस्जिद के पास जो पार्किंग है वहां पहुंचता है 3:19 के आसपास, जहां पर वो गाड़ी को पार्क करता है और उसके बाद 6:39 पर गाड़ी वहां से निकलती है और 6:52 पर यहाँ पर धमाका होता है। बड़ी बात यह है कि करीब 3 घंटे तक गाड़ी जो है वो पार्किंग में ही खड़ी थी। इस दौरान डॉक्टर उमर जो है वो गाड़ी से निकलता नहीं है, वो कार के अंदर ही बैठा रहता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार कार के अंदर बैठे रहने के पीछे उसकी मंशा क्या थी? क्या वो कुछ सोच रहा था? क्या वो कुछ प्लानिंग कर रहा था? ये तमाम चीजें जो हैं इसकी जांच की जा रही है। ये भी जांच के दौरान इनपुट मिला था कि डॉक्टर उमर अकेले नहीं था, तो उसके साथ आखिर वो दूसरा शख्स या तीसरा शख्स कौन था? क्योंकि जो सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई हैं उसमें गाड़ी में एक ही शख्स दिख रहा है। तो क्या जो